नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। बिहार में फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और सारी चर्चाएं अब सरकार बनाने को लेकर हो रही हैं। सबके बड़े-बड़े दावे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, सब ने अपने बड़े-बड़े दावे कर दिए हैं। और यहाँ तक कि जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो भी बहुत बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। पर जो ज़मीनी सच्चाई है उसमें ये भी निकल कर आ रहा है कि लड़ाई अभी भी कांटे की है, किसी को एज जैसी बात नहीं बोली जा रही है। कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये चुनाव एनडीए की तरफ जा रहा है और एनडीए की जो लड़ाई करने की जो क्षमता है, उसकी वजह से ये चुनाव एनडीए की तरफ जा रहा है। पर अभी जब देख रहे हैं तो उसमें महागठबंधन की भी फाइट है, उसमें जनसुराज का भी जो एक फैक्टर है वो भी सब दिख रहा है। तो जो बिहार के चुनाव हैं वो जिस तरह से एक त्रिकोणीय चुनाव होता है वैसा हो रहा है। पहले बाइपोलर इलेक्शन था, अभी भी लार्जली बाइपोलर इलेक्शन ही है, पर जहाँ 10-15 सीटों पर जनसुराज के अच्छे कैंडिडेट हैं, वहाँ ट्रायंगुलर फाइट है। ये हिसाब किताब बिहार के इलेक्शन का निकल कर आ रहा है। तो फर्स्ट फेज़ में वोटिंग हुई और फर्स्ट फेज़ की वोटिंग का जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा नंबर है। 64.7% का अगर मतदान हो रहा है तो ये बहुत बड़ा नंबर है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ पर हिस्टोरिकल नंबर कम रहते हैं। पर उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि जो वोटर का रिवीजन हुआ है, एसआईआर के बाद जब वोट चुनाव हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो कि बोगस हैं वो निकल चुके हैं। तो वोटिंग परसेंटेज के चांसेस बढ़ने के पहले से ही थे और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और उसमें ये भी है कि 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें जितना संख्या था वोटर्स का, उस वो संख्या भी बढ़ी है और नए वोटर्स भी ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत कुछ चेंज दिख रहा है। पर हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है, और हर पार्टी का किसी भी इवेंट को अपनी तरफ फेरने का एक तरीका होता है। तो उसी तरीके के तौर पर ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि युवा वोटर निकला है तो वो रोजगार के लिए निकला है, तो महागठबंधन को ज़्यादा वोट मिल रहा है और तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो ज़्यादा आकर्षित कर रहा है उनको, और जेनजी वोटर्स और युवा वोटर्स महागठबंधन की तरफ वोट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कर रही हैं, तो उससे महिलाओं का जो रुझान नीतीश कुमार की तरफ, एनडीए की तरफ, वो साफ साफ देखा जा सकता है और इस वजह से वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है। जनसुराज का भी यही कहना है कि बदलाव के लिए वोट हो रहा है और बिहार में दो ही गठबंधनों के बीच में सत्ता का स्थानांतरण होता रहा है। 20 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू प्रसाद यादव ही रहे हैं, तो उसके बाद अब बदलाव का वोट बिहार मांग रहा है और शायद इसीलिए एक बड़ा टर्नआउट हुआ है जिससे कि सत्ता में बदलाव हो सके। अब तीनों में कौन कितना सही है ये तो 14 तारीख को पता चल जाएगा, और अभी भी सेकंड फेज की पूरी पोलिंग बची हुई है, तो वो भी देखना होगा कि कहाँ जा रहा है। पर अगर आप पूरे सिनारियो को उठाकर देखेंगे तो यही समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है इन चुनाव में जो कि सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। जितनी बातें हो रही थी उनको लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, सब चीज़ों को उन्होंने झुटलाने का काम किया है, और जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया है उससे ये दिखता है कि वो अभी भी बहुत दम रखते हैं बिहार में, और उनके लिए जो सहानुभूति है, उनके लिए जो लगाव है लोगों का, वो भी बहुत ज़्यादा है। और शायद यही रिफ्लेक्ट हो रहा है चुनाव में भी। जेडीयू के लिए जहाँ भी एनडीए के कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ पर उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं एनडीए में, वहाँ उनको थोड़ा बहुत कुछ कुछ सीटों पर नुकसान है, और वो ज़्यादातर नुकसान जनसुराज के कैंडिडेट की वजह से है। और फर्स्ट फेज के जो सीट्स थे वहाँ पर एनडीए का परफॉर्मेंस पिछली बार वैसे भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पिछली बार एलजेपी अलग लड़ी थी और उसमें चिराग पासवान की वजह से जेडीयू की बहुत सीटों पर नुकसान हुआ था, तो उसका भी फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्ट हुआ है। तो अगर जेडीयू का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है तो आपको समझ में आएगा कि उसमें नीतीश कुमार का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, और महिलाओं का जो उनके तरफ जो झुकाव है, उनको पसंद, उनकी नीतियों को पसंद करने का जो एक तरह से झुकाव है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर दिखता है। महागठबंधन का भी जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है वो भी एक बात देखने की है कि युवा वर्ग में तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा जो एक आकर्षण दिखता है उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। एक तो बात रही कि कोर वोट भी तेजस्वी यादव का इतना बड़ा है कि वो ऐसे ही आगे दिखते हैं। पर एक सबसे बड़ी बात है इन चुनाव में कि किसी का भी वोट बहुत ज़्यादा छिटका नहीं है, चाहे वो एनडीए का वोट हो, चाहे वो महागठबंधन का वोट हो, किसी का वोट ज़्यादा छिटका नहीं है। मतलब अगर जनसुराज ने आने के बाद
कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाया भी है तो वो कुछ सीटों पर ही दिखाया है, और वो भी पार्टी के लेवल पर शायद ना हो, कैंडिडेट के लेवल पे है कि आपने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं तो उनका कुछ सीटों पर प्रभाव है। तो जो कोर वोट है, चाहे वो महागठबंधन का हो चाहे एनडीए का हो, अपने साथ टिका हुआ है, जिसमें आप नीतीश कुमार का जो कोरी वोट है वो पूरी तरह से उनके साथ टिका हुआ है, जो अति पिछड़ा है वो पूरी तरह से उनके साथ टिका हुआ है, और जो लोग नीतीश कुमार को संरक्षक के तौर पर देखते हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिनको लगता है, चाहे वो मुसलमानों की बात कर लीजिए, मुसलमानों में भी कुछ हिस्सा ऐसा है, ज़्यादा नहीं है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इस बात से डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी। वो भी हिस्सा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूत रखना चाहता है कि अगर नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये डर की बात जो फैलाई जाती है वो नहीं रहेगी। और तो रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को भी जो एक सामंजस्य है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, उसका फायदा मिलता है। और इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार को आखिरी चुनाव के तौर पर उनका देखा जा रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। तो ये सारे चीज़ अगर आप मिला लेंगे तो नीतीश कुमार ही इस पूरे चुनाव में गेम चेंजर बन के आ रहे हैं। पहले फेज ने ये पूरी बात सिद्ध कर दी कि अगर बदलाव बिहार चाहता भी है तो वो बदलाव नीतीश कुमार के रूप में ही देखना चाहता है। और जिस तरह से एक उन्होंने 10,000 की स्कीम महिलाओं के लिए निकाली है, भले वो वन टाइम स्कीम हो, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। और उनकी जो निरंतरता है महिलाओं को लेकर, जो उनका एक जो योजना के तौर पर जो दिखता है, वो भी कहीं ना कहीं इन चुनाव में रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है। 20 सालों की सत्ता में आप एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है ही नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और विपक्षी भी आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा पाए हैं। वो भी इसी बात का डर दिखा रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि चुनाव नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। तो वो इस बात का डर दिखा रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं तो आप एनडीए को वोट कर क्यों रहे हैं। ये तो रही लार्जर पिक्चर कि नीतीश कुमार आगे जा रहे हैं। कुछ कुछ सीट स्पेसिफिक बात ज़रूर हो सकती है जहाँ पे जेडीयू और बीजेपी के बीच में सामंजस्य की कमी हो, क्योंकि जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हैं उनका उनका बहुत बड़ा योगदान है। कुछ सीटों पर कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी थी, क्योंकि बीजेपी के पास ज़्यादा कैंडिडेट रिपीटेड ही हैं और उन्होंने अगलों को ज़्यादा सीटें दी हैं, तो उससे उनका जो पूरा इक्वेशन है वो पूरी तरह से बन नहीं पाया है। कुछ सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट पुराने जो बैठाए भी हैं तो वो पुराने चेहरे थे, बड़े चेहरे थे, तो उसकी भी कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश चुनाव से पहले भी कर ली गई है, पर वो नाराज़गी पूरी तरह से दूर हो ऐसा चुनाव में होता नहीं है। और स्पेशली असेंबली इलेक्शन में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की नाराज़गी पूरी तरह से दूर कर ले, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हो रहा है। पर अगर पूरी एनडीए की फोर्स को देखेंगे तो वो ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं। महागठबंधन के पास चांसेस ज़रूर थे कि वो इसको पूरी तरह से हथिया लेते, पर उसके लिए थोड़ी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। कोई नया वोट बैंक महागठबंधन ने नहीं ऐड किया है, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर वो बड़ा कोई वोट बैंक ऐड कर लेते तो उनको फ़ायदा होता। अगर वो युवा की बात करते भी हैं तो सारे युवा उनके साथ नहीं जाने वाले, ये भी उनको पता है। कुछ ऐसे जो कि रोजगार को एक मुद्दा मानते हैं, और जिस तरह से हर परिवार में नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है, तो वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में कुछ वोट ला सकता है, पर वो भी बहुत बड़े स्केल पर नहीं आएगा, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी का भी इशू रहता है। 1 करोड़ की बात तो एनडीए ने भी करी है कि वो 1 करोड़ रोजगार करीब बिहार में देंगे, तो उसका उसका भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। पर उन्होंने सरकारी नौकरी की बात नहीं करी है, जबकि तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी की बात करी है। पर मुद्दा इस बात से नहीं बनता, क्योंकि वो सरकार में है तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। वो पहले भी योजनाओं को दे चुके हैं और आगे भी देंगे, तो उनकी बात पर भरोसा लोगों का ज़्यादा रहता है। तो ये शायद एक बड़ा फैक्टर है जिससे कि एनडीए की तरफ झुकाव ज़्यादा बनेगा, जहाँ तक घोषणाओं की बात है। पर अगर ओवरऑल भी देखें, जो बार बार अपील की जा रही है कि युवा वर्ग पूरा आरजेडी के साथ जुड़ा है, महागठबंधन के साथ जुड़ा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। लेफ्ट पार्टियों के साथ युवा वर्ग जुड़ने का कोई ऐसा वजह नहीं दिखती है कि लेफ्ट पार्टी से युवा जुड़ रहे हैं। या अगर आप बाकी कांग्रेस से भी बोलेंगे तो कांग्रेस में भी ऐसे युवा वर्ग का जुड़ना बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर नहीं दिखता है। आरजेडी के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि कैंपेन भी हर पार्टी का अलग है। लेफ्ट पार्टी का कैंपेन अलग है, कांग्रेस का कैंपेन अलग है, और आरजेडी का भी कैंपेन अलग है। दोनों पार्टियों के नेता भी बहुत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। बड़े नेता तो खासकर ऐसा है कि वो नहीं दिखाई देते हैं, मंचों पे सबका अपना अपना ही प्रचार चल रहा है। तो जब इस तरह की एकजुटता नहीं है तो वोटर भी कंफ्यूज होता है, और उसमें स्पेशली युवा वर्ग जो शायद पहली बार या दूसरी बार चुनाव में वोट कर रहा होगा, तो उसके भी भ्रमित होने के चांसेस हैं। तो वो पूरा महागठबंधन को जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
पर क्लेम है तो शायद इस पर चर्चा हो सकती है कि महागठबंधन को वोट जा भी रहा होगा। पर अगर ओवरऑल पिक्चर में यही है कि कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि महागठबंधन की जो अपर लिमिट है वो उनको एक एक चुनाव के या तो एकदम बॉर्डर लाइन पे जीतते तक ले जाएगी, या वो चुनाव नहीं जीतेंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है। पर एनडीए के साथ ऐसा नहीं है। एनडीए का जो कुनबा है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, उसमें हर तरह के समाज की एक सहभागिता है और हर तरह के समाज का रिप्रेजेंटेशन है। तो उनका जो अम्ब्रेला है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है। उसमें चिराग पासवान भी है, जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, नीतीश कुमार जैसा इतना बड़ा चेहरा है, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो एक एक पूरा छवि है वो पूरी उनके साथ है। तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज एनडीए को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर देखने वाली बात होगी कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसमें। महिला कितने ज़्यादा संख्या में निकल कर आई हैं। जब वोट परसेंटेज महिलाओं के आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पर वोटिंग से एक बात तो समझ में आ गई कि महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार पर स्पेशली बिहार में ज़रूर है, और उनको उनको केंद्र में रखकर ही चुनाव हुए हैं। अब सेकंड फेज का भी चुनाव बहुत दिन नहीं बचा है, 2-3 दिन ही आपके पास प्रचार के लिए हैं। तो आप प्रचार करने के बाद प्रचार भी थम जाएगा। तो ज़्यादा लड़ाई अब जो होनी थी वो फर्स्ट फेज में निकल चुकी है। सेकंड फेज में वैसे ही एनडीए का जो पलड़ा था वो भारी था। 70 सीटों पर ऑलरेडी वो आगे हैं। तो अगर वहाँ भी अगर वो रुक जाते हैं तो भी उनके चुनाव जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस अब उसमें कितना नुकसान जनसुराज पहुँचा रहा है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। उससे थोड़ा सा कितना डिफरेंस आता है उन दोनों के बीच में ये समझ में आएगा। बाकी चुनाव एनडीए के पक्ष में थोड़ा सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अभी एक आप नहीं कह सकते कि चुनाव पूरी तरह से पलट ही चुका है। कुछ कुछ सीटों पर इंडिविजुअल लड़ाई भी है, कैंडिडेट लेवल पर लड़ाई है, वो अलग बात है, पर लार्जली यही है। पूरे बिहार इलेक्शन एक ही जगह समझ में आ रहा है कि वो नीतीश कुमार पे ही केंद्रित है। अभी 3 महीने पहले तक उनकी छवि को लेकर इतनी बातें हो रही थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर इतनी बातें हो रही थी, पूरा विपक्ष उनके पीछे पड़ा हुआ था कि वो ठीक नहीं है और भूल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सारी बातें हो रही थी। पर अचानक से जब चुनाव कैंपेन तक आया, उनकी छवि एकदम से जैसे लगा जैसे बदल गई। चाहे पत्रकार हो, चाहे ग्राउंड पर रिपोर्टिंग हो रही हो, सब नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इतना जल्दी कैसे कोई बदल जाता है। और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये आया, जब पटना में मौसम खराब था और हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पा रहे थे, तो नीतीश कुमार गाड़ी से ही दरभंगा तक चले गए। वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, रुके भी, सब जगह उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए अगले दिन प्रचार किया। तो इससे दिखता है कि वो अपने वोटर से जुड़ने के लिए भी काफ़ी हद तक आगे रहते हैं। और उन्होंने ये भी दिखाया कि बिहार में काफ़ी काम हुआ है, तभी आप दरभंगा तक बाई रोड जा सकते हैं और ऐसे खराब मौसम में भी जा सकते हैं। और उससे जो महागठबंधन के जो जो नेता थे वो नहीं जा पाए, उसका एक अच्छा मैसेज भी नीतीश कुमार की तरफ से गया कि वो एक तो स्वस्थ हैं और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी एक बड़ा मैसेज और बड़ा इमेज चेंज जैसा दिखता है नीतीश कुमार के लिए। उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। फर्स्ट फेज़ में भी दिखा, सेकंड फेज़ में भी यहाँ तक उनको फ़ायदा ही होगा। तो अगर जेडीयू का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा रहता है कि वो 70 प्लस पहुंच जाते हैं या 80 के करीब पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही चुनाव एनडीए के हाथ में चला गया। उसमें कुछ कुछ कर ही नहीं जा सकता। उसमें मान लीजिए बीजेपी ने कुछ सीटों पर खराब कर भी दिया, या एलजेपी ने खराब कर दिया, या बाकी उनके सहयोगी ने खराब कर दिया, तो भी मोटा मोटी वो 130 140 पहुंच जाएंगे, जो कि बहुमत से बहुत ऊपर है। तो तो ये चुनाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तक केंद्रित रह गया है, और नीतीश कुमार ही इस चुनाव के मेन कैरेक्टर माने जाएंगे। चाहे वो सहानुभूति का वोट हो, चाहे वो उनका 20 साल का लेगेसी हो, चाहे महिलाओं का उनकी तरफ झुकाव हो, जो भी रीज़न हो, सब नीतीश कुमार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि ये चुनाव नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार ही इसके नायक हैं और वही निकल कर आ रहा है। तो बाकी सबके अपने अपने दावे हैं। दावों पर आप कुछ नहीं कर सकते। जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है, कौन आगे है, कौन पीछे है। पर ये रहा इस पूरे चुनाव का सार। नीतीश कुमार ही एक ऐसे चेहरा है जो कि इस चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर बन के उभरे हैं। तो परिणाम में भी वो दिखेगा, ऐसा लोग मान के चल रहे हैं। बाकी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार आगे हैं कि नहीं हैं, और क्या बिहार में होने वाला है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। या आपके विधानसभा में जो आप चुनाव देख रहे हैं, कब आप चेक कर रहे हैं, और लोगों का रुझान जो है, आप वो भी कमेंट करके बताइए। आप ज़रूर ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसको कमेंट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।